नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। पैसे के अभाव में छात्रा नहीं ले सकी एडमिशन, योग्यता से प्रभावित जज ने भरी फीस, दिए ये निर्देश। ओमिक्रॉन संकट के बीच प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के सक्रिय मामले, लगातार बढ़ रही एक्टिव केसेस की संख्या। नोएडा में बनने जा रहे उत्कृष्टता केंद्र से कैसे कम होंगे मोबाइल के दाम, देखिए विस्तार से। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल शुरू करने को मिली मंजूरी, जाने कहां के लिए कितने रुपए देने होंगे। बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह का रहा यूपी का दौरा, सहारनपुर में यूनिवर्सिटी का किया शिलान्यास। और अब खबरें विस्तार से। यूपी में एक गरीब लड़की ने आईआईटी में पढ़ने का सपना देखा। इसके लिए उसने अपनी काबिलियत के दम पर जीई एडवांस का एग्जाम भी पास किया, लेकिन उसके पास बीएचयू में एडमिशन कराने के लिए 15,000 रुपए नहीं थे। ऐसे में उसने मदद के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर रुख किया। छात्रा की लगन को देखते हुए हाईकोर्ट ने उसके सपने को साकार करने की जिम्मेदारी उठाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने छात्रा को आईआईटी बीएचयू में मिली सीट के लिए निर्धारित 15,000 रुपए की राशि अपनी जेब से भर दी, क्योंकि पिता के बीमार होने के कारण छात्रा के पास पर्याप्त धनराशि नहीं थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि अदालत ने स्वेच्छा से छात्रा के लिए 15,000 रुपए का योगदान दिया, ताकि वो अपने आईआईटी में पढ़ने का सपना पूरा कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा संस्कृति रंजन ने जेईई मेंस परीक्षा में 92.77% अंक प्राप्त किए थे। उन्होंने एससी श्रेणी की उम्मीदवार के रूप में 2062वीं रैंक हासिल की थी। अक्टूबर 2021 में इस श्रेणी में उन्होंने 1469 रैंक के साथ जीई एडवांस भी क्लियर किया। इसके बाद संस्कृति को आईआईटी बीएचयू वाराणसी में मैथ्स और कंप्यूटिंग की पढ़ाई के लिए एक सीट मिल गई, लेकिन छात्रा ने निर्धारित समय से पहले 15,000 रुपए की फीस जमा नहीं की। इस वजह से उन्हें एडमिशन नहीं मिला। वकीलों के मुताबिक छात्रा के पिता को जीवित रहने के लिए एक हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराने की जरूरत पड़ती है। पिता के खराब स्वास्थ्य और कोविड संकट के दौरान पैदा हुई आर्थिक मुसीबतों की वजह से ही छात्रा फीस देने में असमर्थ है। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। ओमिक्रॉन भारत में दस्तक दे चुका है। इस बीच उत्तर प्रदेश में बीते दिनों 10 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए। इस दौरान 8 रिकवर भी हुए। वहीं प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 95 हो गई है। बीते 24 घंटे में 1,54,458 सैंपल की जांच की गई। वहीं सभी संक्रमित पाए गए मरीजों की सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कुल वैक्सीनेशन की बात करें तो करीब 16,60,26,041 पहुंच गया है। इनमें से 11,37,68,850 को पहली डोज, वहीं 5,22,57,191 को दोनों डोज लग चुकी है। माना जा रहा है कोरोना वायरस का ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी सख्ती बढ़ा दी है। सभी जिलों में विदेश से आने वालों की पड़ताल के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी है। प्रोटोकॉल के मुताबिक थर्मल स्कैनिंग में संक्रमण के लक्षण दिखने वाले यात्रियों का मुफ्त आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। डोमेस्टिक फ्लाइट से आने वाले यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट रैंडम आधार पर करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने डेली मॉनिटरिंग को बढ़ाने के आदेश दिए हैं। विदेश से लौटे यात्रियों में 14 दिन के भीतर लक्षण दिखने पर उनकी जांच की जाएगी। खासकर आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ व कानपुर में बड़ी संख्या में आने वाले विदेशियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने के आदेश भी दिए गए हैं। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये शब्द तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो सुनिए। उत्तर प्रदेश के नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के काम में तेजी आएगी। नोएडा में लिथियम आयन सेल आधारित उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने सीडैक और इंडियन सेल्युलर इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन को दी है। इस पूरी परियोजना की लागत 1,675.89 लाख रुपए है, जिसमें 854.90 लाख रुपए का योगदान भारत सरकार द्वारा, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 284.99 लाख और आईसीआई द्वारा 536 लाख रुपए का योगदान किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 2023 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के बाद पावर बैंक उद्योग, मोबाइल हैंडसेट के पुर्जे और इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन से संबंधित उत्पादों का डिजाइन और उनका विकास हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट के तैयार होने के बाद पहले साल में लिथियम आयन सेल पर आधारित 5 उत्पाद, चार्जर, पावर बैंक और वायरलेस पावर बैंक, एलईडी और स्पीकर विकसित किए जाएंगे। दूसरे साल में 4 उत्पादों को विकसित करने की योजना है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, सौर संयंत्रों,
सौर प्रणाली बैटरी पैक के लिए बैटरी मॉनिटरिंग प्रणाली सम्मिलित है, जबकि तीसरे वर्ष के दौरान जीपीएस नेविगेशन प्रणाली, यूपीएस प्रणाली, साउंडिंग मीटर और टिकट वेंडिंग मशीनों को विकसित करने का प्रस्ताव है। आइए अब जानते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने से कितना फायदा होगा। मालूम हो कि मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगने वाली बैटरी बाहर से मंगाई जाती है। इसमें बड़ा हिस्सा चीन से आयात होता है। इसकी वजह से मोबाइल की कीमत पर भी फर्क पड़ता है। बताया जा रहा है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बनने के बाद मोबाइल की कीमत भी कम हो जाएगी। देश में मोबाइल की कुल मांग का करीब 70% उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। देश दुनिया की कई बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश भी किया है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर स्थापित किए जाने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मदद से 5 साल में 250 स्टार्टअप स्थापित किए जाएंगे। ये स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में स्थापित होंगे। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल शुरू करने की सड़क परिवहन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने मंजूरी दे दी है। मंत्रालय के मुताबिक इस महीने 15 दिसंबर के आसपास वाहनों से टोल वसूलना शुरू हो जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि कहां पर कितना लगेगा टोल। दिल्ली सराय कालेखा से मेरठ तक 140 रुपए का टोल लगेगा, तो वहीं इंदिरापुरम से मेरठ तक 95 रुपए, डूंडाहेड़ा से 75 रुपए और डासना से 60 रुपए टोल चुकाना होगा। ये टोल कार का है, बड़े वाहनों का टोल और भी ज्यादा होगा। हालांकि ये दरें प्रस्तावित हैं, इनमें कुछ संशोधन भी संभव है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देश में पहली बार इस एक्सप्रेसवे पर बगैर टोल प्लाजा के टोल वसूलने की शुरुआत कर रहा है। अभी तक इस एक्सप्रेसवे का आधिकारिक रूप से उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन 1 अप्रैल 2021 से इस पर वाहन दौड़ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 2 दरों से टोल वसूला जाएगा। पहला, जहां पर ज्यादा अंडरपास या आरओबी का निर्माण किया गया है, वहां पर 2 रुपए प्रति किलोमीटर, और जहां पर काम अंडरपास या रोड का निर्माण हुआ है वहां पर 1 रुपए 60 पैसे की दर से टोल वसूला जाएगा। इस समय सराय कालेखा से मेरठ की दूरी 72 किलोमीटर है। इस दूरी के लिए आपको 140 के आसपास दर चुकाना होगा। वहीं यूपी गेट तक 20 रुपए और लालकुआं तक 50 रुपए के करीब वाहन चालकों को टोल चुकाना होगा। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अप्रैल से अभी तक टोल क्यों नहीं लिया गया, तो समझिए। दरअसल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चिपियाना में 6 लेन का रेलवे ओवरब्रिज तैयार न होने की वजह से अभी तक इसमें वाहन चालकों से टोल नहीं वसूला जा रहा था, लेकिन अब आरओबी तैयार हो चुका है। इस वजह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने परिवहन मंत्रालय से टोल वसूलने की मंजूरी मांगी थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए 15 दिसंबर के आसपास टोल वसूलना शुरू हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं अपनी 5वीं यानी कि आखिरी खबर की ओर। गंगा और यमुना के बीच में बसे जनपद सहारनपुर ने उच्च शिक्षा का एक पौध लगाने का ख्वाब संजोया था। मकसद था कि सहारनपुर में विश्वविद्यालय बनेगा तो युवा पीढ़ी को सहज उच्च शिक्षा दिलाई जा सकेगी। लेकिन बरसों बीत गए, सहारनपुर से गुजर रही यमुना से न जाने कितना पानी बह गया, लेकिन जिले में विश्वविद्यालय नहीं बना। पर अब लंबे इंतजार के बाद जिले में मां शांकभरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। आइए अब आपको बताते हैं कि इससे सहारनपुर कितना बदलेगा। सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना से उच्च शिक्षा के नए द्वार खुलेंगे। साथ ही 9 जिलों में 1000 कॉलेजों के बोर्ड से दबी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को भी राहत मिलेगी। सीसीएसयू के खाते से 3 जिलों के 27% कॉलेज और 30% छात्र इस विश्वविद्यालय में शिफ्ट हो जाएंगे। साथ ही सहारनपुर मंडल के शामली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में मेरठ विश्वविद्यालय के 11 एडेड, 9 राजकीय और 2 100 सेल्फ फाइनेंस कॉलेज आते हैं। इन कॉलेजों में 77,342 स्टूडेंट हैं। सहारनपुर विश्वविद्यालय के निर्माण से 77,342 स्टूडेंट सीधे तौर पर मां शांकभरी देवी विश्वविद्यालय में आ जाएंगे। बता दें कि यूनिवर्सिटी का नाम देवी शांकभरी देवी इसलिए रखा गया क्योंकि देवी शांकभरी का प्राचीन मंदिर सहारनपुर जिले में स्थित है, जो भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। आम जनता में मां शांकभरी देवी के प्रति अटूट श्रद्धा है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी को मां शांकभरी के नाम से इसलिए ही रखा गया है। हमारा ये खास कार्यक्रम आपके लिए कितना मददगार साबित होता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।